सर्कल चल रहा है ना। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 वर्कशीट की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the origin and cuts off intercepts 3 and 4. From positive parts of the axes रेस्पेक्टिवली वर्ड इस वजह से यूज किया कि हम पहले एक्स एक्सिस बोलते हैं उसके बाद फिर वाई एक्सिस बोलते हैं, जनरली पहले वाई नहीं होता, ठीक है, इस वजह से उन्होंने इस तरह से रखा है इसको। तो ये तो क्वेश्चन बेटा फिगर जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप होने लगेगा। देखिए कह रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना, पासिंग थ्रू ओरिजिन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कितने कितने पार्ट हिस्सा कट करता है कि सर एक्स एक्सिस पे 3 कट करता है और वाई एक्सिस पे कितना करता है 4। तो ये 3 पार्ट है बेटा, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये कितनी है बेटा 4। एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन भी था तो मैंने ओरिजिन से पास कराया। तो एक चीज़ बताइए, हम किस चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं? जब भी क्वेश्चन लिखनी होती है तो हमारा एम होता है x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस आर लिखे ए लिखे, आपकी इच्छा। मैं 2 तरीके बता दिए। तो एक तो सेंटर के लिए अप्रोच करना है जो कि अल्फा बीटा है, और एक रेडियस के लिए अप्रोच करना है। और देखो यहाँ पे अगर हम सेंटर यहाँ एज्यूम कर लें, नेचुरली सर्कल के अंदर होना है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द कॉर्ड तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाली लेंथ जो O से A था ये B लिख लेते हैं, ये OA OB इधर कर लेते हैं ना, और इसको लिख लेते हैं C, और ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसको लिख लिया हमने D पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 2 बच गया, ये वाला पार्ट 2 बच गया, हाफ हाफ कर दिया, और ये टोटल 3 था तो कितना बच जाएगा बेटा 3/2। और रेडियस की बात करें तो रेडियस आपकी यहाँ से जब ज्वाइन करेंगे सेंटर को तो वहाँ तक पहुँचेगी। अब एक चीज़ बताइए, वैसी क्लियरिटी आ रही है, आप बताइए सेंटर से पहुँचने के लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा, 3/2 तो यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा और 2 यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ेगा। तो सेंटर कितना आ गया बेटा 3/2 एंड 2, ठीक है। और रेडियस कैसे निकले बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल इसे लिख लेते हैं P, इन राइट एंगल ट्राइंगल P, और इसको क्या लिखा था हमने C, PCO में ले लेते हैं, क्या लगा बेटा पाइथागोरस, इसको R ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 2, यहाँ से देखो इक्वल आ रही है, ये भी 2 है ये भी 2 है, और ये 3/2 ये भी 3/2। तो आई थिंक रेडियस भी आपके पास मिल चुकी है 4 + 9/4 यानी 69 25/4, ठीक है। तो आर आपका कितना मिल गया बेटा 5/2, प्लस माइनस मत लगाना, वैसे लिखना चाहिए पर रेडियस नेगेटिव होगी नहीं। तो यहाँ पे आपको अल्फा क्या लिखना है बेटा, दैट इज अल्फा दैट इज बीटा। अल्फा हो गया 3/2 होल स्क्वायर प्लस वाई बीटा 2 हो गया बेटा, इक्वल टू आर कितना बना 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, दवाई दोनों का एक्सपेंड करके जो फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी याद करो, जनरल फॉर्म आएगी किस टाइप की होगी बेटा, वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इस टाइप की आएगी ना, दैट इज जनरल फॉर्म, है ना। अच्छा एक चीज़ समझा दूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक बात मेरे दिमाग में बाबा स्ट्राइक कर रही थी, मैंने कहा पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं हुई, एक छोटी सी बात को मैं लेके चल रहा हूँ बेटा, +y और -2 = 0 लिखा है, ठीक है जी। मैं आपसे कहूँ क्या इस सर्कल की क्वेश्चन है, तो आप पहचान पाएंगे क्या इस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, कैसे सोच से करती है बेटा, बताइए कैसे करती है रिप्रेजेंट सर्कल को, कैसे लगता है। एक कमी तो ऐसे कहना कि लीनियर क्वाड्रेटर्म नहीं, यह ये गलत तरीका। मैं आपको बताता हूँ, पहले 2 बातें बोलूँगा, ध्यान सुनना।
जो भी सर्कल की इक्वेशन होगी उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जरूर होंगे, इसके बिना सर्कल बनेगा नहीं। आप याद करो जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखी थी इक्वेशन, तो सेंटर ओरिजिन था और रेडियस की एक थी। अब ये वाले टर्म कब आ जाते हैं बेटा, एक्स और वाई कब आते हैं, जब ओरिजिन के अलावा कोई और सेंटर बनता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जी एफ सी में से कोई जीरो बन सकता है लेकिन सारे जीरो नहीं बनेंगे एक साथ, ये पक्की बात। दूसरी बात बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म जरूर चाहिए, एक्स लीनियर हो वाई लीनियर हो कांस्टेंट हो चलेगा, सर्कल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है देखो, अब यहाँ पे आए बच्चा कह रहा है सर ये तो सर्कल नहीं है क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। दूसरा आगे एक और इसमें चेंज कर रहा हूँ, पॉजिटिव चेंज, क्या कि कई बार फंसाने के लिए वो 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता है। अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या फॉर्म आ गई वो वाली बेटा जो हम चाह रहे थे। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको इससे, अब ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर की जा सकती है टू गेट इट्स सेंटर और रेडियस। तो एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो टर्म आएगी उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कई बार टीचर्स फिर ऐसे समझाती है, बच्चा कहने लगता है सर 1 1 तो नहीं थे तो मैं 2 से डिवाइड करना पड़ा। कई बार बच्चे को तो पता पड़ेगा अब यहाँ 3 लिखा हो कि सर्कल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, कोफिशिएंट सेम नहीं बनेंगे, 1 1 नहीं आएगा। और अगर यहाँ 3 से डिवाइड करूँगा तो 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, तो सेम नहीं बनेंगे। तो ये कहना कि क्वाड्रेटिक और लीनियर ऐसे सर्कल नहीं होता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम हो, सबसे पहले सेम कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये सेम होना चाहिए। तो ये वाली फॉर्म पे पहुंच गए, लेकिन इससे हम 2 से डिवाइड करके इसकी कौन सी फॉर्म पहुंच गए बेटा, जनरल फॉर्म पे। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी इसके सर्कल होने में थोड़ा सा डाउट है। सॉरी, कैसे, मैंने कैसे कहा कि डाउट है इसके अंदर, डाउट है। अभी मैं इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो बेटा ये पक्का सर्कल नहीं है, कि सर आपने तो अभी सिखाया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, कोफिशिएंट उसके सेम हो, यहाँ 1 1 बन जाए और 2gx 2f(y) + c सब दिख रहा है, क्यों नहीं है सर्कल, मैं बताता हूँ। हाँ जी, जी की वैल्यू बोली कितनी हुई, ये इसका हाफ कर दो g बन जाएगा 2, क्योंकि देखो सोचो 2g = हाफ है तो 2 से डिवाइड ही तो कर रहे हो बेटा, तो x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो g मिल जाएगा, y के कोफिशिएंट का भी हाफ कर दो f मिल जाएगा, c कितना है बेटा 1। लेकिन ये काम तभी करना जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बन जाए बेटा, +1। जल्दी मत करना, डिवाइड कर लेना, +1 बना लेना, तब f और g निकालना, नहीं तो यहाँ से f आपका 1/2 आ जाएगा, है ना, जबकि है 1/4। हाँ जी, अब जब रेडियस की बात करें, g स्क्वायर + f स्क्वायर - c, हाँ जी देखना जी कितना हो गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो -7/8 रिजेक्ट हो जाएगा, सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब क्या है, रेडियस इमेजिनरी हो गई, सर्कल की रेडियस तो कुछ तो होगी। तो कई बार ऐसी दिखने वाली इक्वेशन भी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए ये देखना भी बहुत जरूरी है कि रेडियस की डिफाइन है या नहीं है। तो जल्दी में काम नहीं करना, वो कहने लगे सर्कल को रिप्रेजेंट करते हो आप टिक करके आओ, लोकस ये सर्कल है, हाँ सर ने पढ़ाया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम हो, एक्स हो वाई हो कांस्टेंट हो सर्कल होता है। तो यहाँ पे रेडियस को जो चेक कर ले, कहीं ऐसा ना हो रेडियस नॉट डिफाइन बनी। तो ऐसा बताओ कैसी इक्वेशन बनेगी, आपको बताता हूँ कि सर हम और कैसे देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। वो इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही होगी जैसे x - 1/4 का स्क्वायर y -1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ ऐसा आ रहा होगा -1, -2, -3। मैं तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बदला। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप उसका तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें नजर आएंगी, और जो कि बिल्कुल गलत है। आप बताइए क्या है, होल स्क्वायर है, क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, ये भी क्या है होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या होगा बेटा, नेगेटिव। देखो मैं समझा रहा हूँ कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कुछ ऐसी बनाओ और फिर चेक करो, या फिर मैं तो ये कहता हूँ GFC निकालो और रेडियस चेक कर लो सीधा। अगर रेडियस डिफाइन आती है, रूट के अंदर पॉजिटिव आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पर मैं एक बात बताना चाहता कि ऐसा अगर होता है तो ये इक्वेशन क्यों नहीं दिख रही, सर्कल मतलब क्यों नहीं, क्योंकि तो रेडियस डिफाइन नहीं है। दूसरा, अगर इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया भी तो कुछ देखने में ऐसी शक्ल नजर आएगी इसकी। डेफिनेटली आप अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन बनाना खुद बनाया करो हमेशा।
आपने देखा मैंने प्लस करते क्यों ऐसा करा, माइनस सी आएगा तो ये छोटे छोटे नंबर रखे, ये इनका समीशन 1 से बढ़ाना पड़े, ऐसे सोचा तभी मैंने यहाँ 1 1 रखा है ना। तो अकल लगाई तो उससे भी दिखा कि रेडियस नेगेटिव आ जाएगी, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी। तो अगर इक्वेशन ऐसी खुद बनाते हो तो आप उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यू विल फाइंड दैट कि वो इक्वेशन कुछ दिखने में ऐसी होगी कि परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि देखने में कैसी फीलिंग आ रही है इसकी, बिल्कुल सर्कल जैसी आ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एकदम इसके साथ मुझे एक्सपेंड करते ध्यान आया, मैंने कहा बच्चों को ये भी साथ में बताया जाए। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा पाइथागोरस का थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both the axes and the line थ्री एक्स minus 4y plus 8 equal to 0 and lies in the third quadrant. And lies in the third quadrant. बेटा ये NCERT एग्जाम का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लॉजिक से ही क्वेश्चन निकल पाएगी और हमें बस केवल इतना ध्यान रखना है कि वी हैव टू अप्रोच फॉर सेंटर एंड रेडियस। ट्राई करो बेटा एक बार। देखिए बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन जो हमने कंसेप्ट आपको लास्ट लेक्चर समझाया था उस पर बेस्ड है। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस। चलिए बोथ द एक्सिस टच करने की बहुत सारी जगह, यहाँ भी टच कर सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फाइनली इसने कहा था लाइन दिस, इन तीनों को एक्सिस को लाइन दिस एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा, तो इसका मीनिंग टच करे और सर्कल किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। आप याद कीजिए जब हमने आपको पढ़ाया था तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट फिगर बनाया था और मैंने आपको ये भी कहा था बेटा किसी भी जगह दोनों एक्सिस को टच कर सकता है। तो इस सर्कल की क्या ब्यूटी होती है कि इसको जो सेंटर है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 बनाएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 90 बनाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या बनता है, ये स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर में हमें याद रखना चाहिए कि अगर मेरी साइड ए होगी तो ये भी ए होगी, ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये तीनों 90 थे, चौथा भी 90 होगा और दो साइड ये एडजेसेंट होगी सेम, तो रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं, तो स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉइंट जो है सेंटर ए था और रेडियस भी क्या बनी इसकी, ए। तो कितनी अच्छी बात है कि इसमें लर्न करने वाली कि अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उसके दोनों जो कोऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट होगा दोनों क्या होंगे, सेम, और रेडियस भी उसी तरीके से होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जब वो ये थर्ड क्वाड्रेंट पहुँच गया है तो यहाँ पे सेंटर को उसे किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट की बात है तो समझदारी से करें। अगर ये ए है तो ये माइनस ए बनेगा, अगर सॉरी ये माइनस ए है तो ये भी माइनस ए बनेगा, और अगर आप इन दोनों को ए ले लेते तो चल जाएगा। ये काम यहाँ मत कर देना प्लीज़, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो बच जाओगे, उसमें साइन गड़बड़ हो जाए। तो ये अगर मैं इसे माइनस ए कहता हूँ तो ये ए नहीं मिलेगा, बताओ। अगर मैं इसे माइनस ए कहता हूँ तो ये ए मिलेगा, क्योंकि साइन अपोजिट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तुम ए ले लो चाहे माइनस ए ले लो, दोनों बच जाओ, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। बात समझ रहे? तो ये गलती ना हो जाए किसी भी तरह से। आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि भाई मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ तो इतना भी लिबरल ना हो दिमाग से कि भूल जाओ कि कुछ भी चल रहा है, चलने दो। तो मैंने क्या समझाया आपको कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं आप तो आपकी समझ है, आप माइनस ए ले लें, ये आपकी समझ है, आप ए ले लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखें कि रेडियस तो पॉजिटिव ही बनेगी। अच्छा, दूसरी से बात की एंड टचेज दिस, तो ये लाइन कुछ एक रफली आइडिया ले लेते कैसे टच कर रही होगी। माइनस एट उधर गया बेटा, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में जल्दी ड्रॉ कर पाऊंगा। तो इसको 1 बनाने के लिए इसको पलटी लगाई 3 की, ये 3 नीचे आ गया, 8 को -8 इधर ले आओ, -8 से डिवाइड कर लो, समझ रहे हैं।
पर टी लगाई -1/4 की, -8 आया तो ये भी प्लस हो गया, इक्वल टू 1। दोबारा बताओ इस बात को, चेक करना समझ गए हो? नहीं तो ये तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है माइनस, है ना, और ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये नेगेटिव और ये एक्स पे नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी लाइन ऐसे टच कर रही है भाई, एक्स पे नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सही क्या? एक फिगर बनाइए मैंने जस्ट कि ताकि आप भी समझें, कुछ बच्चे यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन जो होगा अगर लॉजिक कंसेप्ट ठीक लगाया तो गलती तो नहीं होने की, पर क्योंकि लाइन फिक्स है, लाइन को वेरिएबल नहीं है तो फिक्स लाइन है, यही ड्रॉ होगी, कहीं और ड्रॉ हो नहीं सकता। मैंने कहा चलो इसको तो एक्चुअल ड्रॉ कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और, टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या बताई थी बेटे? टेंजेंट के लिए टेंजेंसी क्या बताया था? जब कोई लाइन टेंजेंट होती है तो क्या होता है? अरे यार P इक्वल टू आर, बेटा ये चीज़ तो लर्न करने वाली सिखाई थी, इसको सीखो। अगर एक लाइन टच करती है तो P इक्वल टू क्या है इसके अंदर? R। P क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर। दूसरी बात क्या सिखाई थी? अगर ये इसको सीकेंड बनाती है तो क्या है? P इज लेस देन R। जैसी लगे टेंजेंट है तो P इक्वल टू R दिमाग में आना चाहिए सर्कल के केस में। दूसरा क्या सिखाया था? लाइन आउटसाइड द सर्कल है, P ग्रेटर देन R। तो इन चीज़ों को तो अप्लाई भी करना है, अप्लाई भी करना और आने भी चाहिए। तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं बेटा, हैं? मैंने जान के आपको सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल इस वजह से बताया कि आप समझ पाए उसको। लाइन ड्रॉ करना हमारे इस फिगर के नंबर नहीं होंगे, ये तो हमारी लॉजिक के। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा और ये टच कर रहा होगा तो ये P और R इस केस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है जी, लाइन को उसी फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। याद रखेंगे अगर कोई कह ले लाइन है ये इसकी टेंजेंट तो के दिमाग में क्या आना चाहिए? एकदम P इक्वल टू R, बस। अच्छा जी, अब सर्कल से बात कर लेते थोड़ी सी कि सर सर्कल का सेंटर तो हम यही लिखेंगे, एक ही माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, बार बार बता रहा हूँ माइनस है माइनस है। और सर रेडियस में हम A ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे R को A ही लिख रहे हैं, माइनस A मत लेना यार। एक चीज़ बताइएगा, सर्कल में यहाँ एक टच करने वाला बनाऊँ और आपसे कहूँ भाई इसका सेंटर -3 है तो रेडियस क्या होगी बताओ इसकी? 3 ही तो बोलोगे यार, रेडियस तो 3 बोलोगे, लेकिन सेंटर तो -3 बोलना पड़ेगा आपको। तो मैं ये कहना चाहूँ कि R को तो आप A ही बोले, माइनस A ना बोले, अच्छा नहीं लगेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट निकालें तो क्या करता, कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जिस पॉइंट से निकालते थे उस पॉइंट को उस लाइन में पुट करते थे। तो -3 है और प्लस बन जाएगा ना, ये +4 और +8 अपॉन अंडर क्या बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा? ये इक्वल टू A के इक्वल। ठीक है जी, अब कितना बचेगा बेटा? ये A + 8 इक्वल टू 5A। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? प्लस माइनस ओपन कर लो इसको, एक बार प्लस ले लो 5A और एक बार माइनस ले लो 5A। हाँ जी, इससे क्या मिला? 4A इक्वल टू 8, तो A कितना मिल गया? 2। और इससे क्या मिला? 6A इक्वल टू -8, यानी A कितना मिल गया? -4/3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि A तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो केवल क्या रहेगा बेटा? 2। तो x माइनस एल्फा होल स्क्वायर सेंटर मिल गया बेटा आपका -2 और रेडियस कितनी मिल गई? रेडियस तो वही है, A ही थी, रेडियस 2 ही रहेगी बेटा ना, इसको 2 लिख लेते हैं। रेडियस का हो या A का हो, बात एक ही है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन x माइनस बोलो एल्फा तो प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस बीटा तो वही प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख दे? 2 स्क्वायर। चेक करो बेटा, ये आंसर मिला है। चलो, तो कंसेप्ट को ध्यान क्या रखना है इसके अंदर? याद करने वाली चीज़ क्या हुई बेटा? P इक्वल टू R। जब वो किसी लाइन को टच करे सबसे पहले सोच लेना। अच्छा, सारी चीज़ें देखो एक क्वेश्चन में कहाँ आ गई, केवल सेंटर रेडियस सब कुछ एक ही नोन में आ गया। मतलब आपको अल्फा बीटा दो नहीं सोचने पड़े, आपको रेडियस तीसरा नोन नहीं सोचना पड़ा, सब A में मर्ज हो गया, -A और A। देखो सारा काम यहीं से खत्म हो गया, क्योंकि आपको कंडीशंस याद थी कि जब कोई एक्सिस को सर्कल टच करता है तो A टाइप का क्या बनता है? सेंटर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनेगा बेटा? A। सेकंड में क्या बनेगा? -A + A। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा बेटा? -A माइनस, और फोर्थ में क्या बनेगा? A और माइनस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें गलती ना हो जाए। चलो नोट कर लो। वैसे क्वेश्चन ये वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा।
बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A rectangle ABCD is inscribed. A rectangle ABCD is inscribed in a circle. In a circle. साथ साथ नोट करो बेटा. With a diameter. With a diameter lying along the line, lying along the line 3y equal to x plus 10, 3y equal to x plus 10, full stop. If capital A and capital B, if capital A and capital B are the points, या ऐसे तो कैपिटल B लिख लो, -6, -7 एंड 4, 7 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक कंपटीशन में आया हुआ है. चलो मैं कराता हूँ बेटा क्वेश्चन, सुनो ध्यान से. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब इसकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, एक रफ डायग्राम भी बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगी. पर इसके अंदर सबसे पहले लाइन ऑफ थिंकिंग को समझो क्या होने वाली है. अ रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब. देखो इंस्क्राइब का मीनिंग आप समझते ही है, वो रेक्टेंगल जो जिसके चारों कॉर्नर या वर्टिसेस कहाँ पे हो बेटा, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, पहली चीज. अब ये कन्फर्म है कि जो इसका सेंटर होगा वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ये जो डायगोनल दोनों मीट करेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. लॉजिकली दिख भी रहा है, मेरे ख्याल में इसमें किसी को दिक्कत होगी नहीं, है क्या. जो दोनों डायगोनल बनेंगे उन्हीं का ही पॉइंट. कोई ऐसा सर्कल तो बन नहीं सकता कि सर इंस्क्राइब, इसको इंस्क्राइब नहीं बोलते, मैंने कह बताया दैट इज नॉट इंस्क्राइब्ड, ठीक है. ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब नहीं तो इन द सर्कल है, इन द सर्कल ये भी है, लेकिन उसको इंस्क्राइब बोलते. तो लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान रखें कि लैंग्वेज क्या कह रही है, पहली चीज. और बाय सिमेट्री यू कैन इजीली फाउंड दैट दीज टू डायगोनल मस्ट मीट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल. ये भी कंफर्म है. अच्छा जी, अब मैं ABCD यहाँ पे लिख लेता हूँ. और A से गिवन करा बेटा -6, 7 रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो 4, 7 पहला यही होगा, बाद वाला ही होगा. ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि पहला ही हो जाए दूसरा हो जाए, रेस्पेक्टिवली उसका वर्ड बोला है. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. अच्छा ये लाइन क्या है बेटा, ये नहीं पढ़ा. इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल विद द लाइन अलोंग द डायमीटर, यानी कि डायमीटर की इक्वेशन, यानी कि जो लाइन डायमीटर बनेगी. अब डायमीटर तो भैया ये भी बन सकता है डायगोनल, ये बन सकता है. तो सबसे पहले काम करो, ये इंश्योर करो कि क्या ये वाला डायगोनल वो डायमीटर तो नहीं है. तो ये वाला पॉइंट पुट करके देख लेते हैं, सेटिस्फाई कर गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं है. हाँ जी, देख लिया हमने. ये तो हो गया 14 और ये हो गया 21. नहीं सर, ये वाला पॉइंट इस डायमीटर पे लाइन नहीं करता. सिमिलरली इसको देखते हैं बेटा, -6, 7 तो 7 या 21 ही हो गया. ये -6 और 7 तो ये -4 हो गया, और ये 7 या 21. सर ये वाला पॉइंट ये भी नहीं होता, यानी कि डायमीटर कोई और ही है. चलो जी, मैंने एक रफ डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लिया. जबकि लाइन कैसे ड्रॉ होगी मैं इस पर नहीं जाना चाहता. मैंने कहा डायमीटर है, इसकी क्वेश्चन लिखता हूँ 3x - 3y + 10 = 0. तो सबसे पहले पता क्या होता है, जब हम पहली बार क्वेश्चन करते हैं तो इस बारे में बात ही नहीं सोचते, लेकिन बच्चों सोचना चाहिए कि सर ये वाला डायमीटर तो नहीं बनेगा, ये सर ये वाला डायमीटर तो नहीं बनेगा. नहीं, इन दोनों में कोई ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने ये वाले पॉइंट उस इक्वेशन में रख के देखे तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे. तो क्वेश्चन देखो यहीं से एक नया रूप ले रहा है कि मतलब बढ़िया बन रहा है, कि क्वेश्चन अच्छा बनाया बनाने वाले ने. अच्छा, अब बात आती है इक्वेशन. एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो पॉइंट है जो कि सेंटर बनेगा, डेफिनेटली सेंटर बनेगा, ये इस लाइन पे लाई करेगा नहीं करेगा? श्योर करेगा यार, वो तो कह रहा डायमीटर कह रहा. अच्छा तो एक काम करें उस पॉइंट. अच्छा एक चीज़ और बहुत बढ़िया सिखाता हूँ, सुनो. अगर तुमसे कोई कहे ये लाइन है, इस पे कोई पॉइंट लेना है, लेट करना है, क्या लेट करोगे बताओ?
मैंने कहा अगर कोई तुमसे पूछे कि इस पे कोई जनरल पॉइंट लेट करना है तो क्या लेट करोगे? x1 y1, वेरी गुड, कि x1 y1 वेरिएबल है। xy बोलना भी ठीक रहेगा, लेकिन xy को हम यूं नहीं लिखते क्योंकि पहले ही xy में इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन आई वो भी xy में, कहीं वो xy दो जगह कट जाए, कोई कहे जी इस पर कोई पॉइंट xy ले लूँ, तो मुझे वो बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद भी बेकार लगने लगा, क्योंकि उसने क्या करा, अरे xy तो इस लाइन पे यहाँ पे भी है, xy तो इस लाइन पे यहाँ पे भी xy, तो सारे पॉइंट ही xy है इस पे, तुमने इसे xy ले लिया, गलत करा ना। और कभी क्वेश्चन करने लगे तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है उसमें भी xy आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, सब गड़बड़ हो गया। तो जब भी कोई पॉइंट लेना है तो आप उसे x1 y1 लीजिए। अच्छा आप सुनो, कितने अननोन हो गए बेटा ये? 2। तो कभी भी लाइन पे पॉइंट लेट करना है तो प्लीज xy ना ले, x1 y1 ले, पर ये x1 y1 भी वेरिएबल है। अच्छा जी, अब एक काम करो कि सर 2 अननोन से बचने के लिए लाइन का यूज़ करते हैं। सर x1 y1 लाइन पे लाई करेगा कि? हाँ जी लाई करेगा। जो बात बताओ सुनो, आगे भी काम आएगी, इसलिए कह रहा हूँ कि सर एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कितनी आई? x + 10/3, कि ठीक है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करते हैं, y1 की ये रख देते हैं x1, और क्या मिल गया? x1 + 10/3। इस लाइन का रोल खत्म हो गया, इसके ऊपर पॉइंट मिल गया। अननोन कितने रह गए? 1। और सुनो, ये तरीका अपने आप में ठीक है, लेकिन तरीका क्या आजकल चल रहा है कि x को आप t लेट कर लो और y की वैल्यू निकाल लो। x को t लेट किया तो y कितना मिल गया? बोलो y कितना? t + 10/3। तो पॉइंट क्या आया? x तो t और y हो गया t + 10/3। अब तुम कहोगे सर वही तो चीज़ है, नहीं थोड़ना है। बेटा यही तो कहलवाना था आपसे कि वही तो चीज़ें नहीं तो ना है, लेकिन आपको समझना था कि सर आपने x को t क्यों लिया? t इज एनी रियल नंबर, तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए। क्या हो गए? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। याद रखना, ऑन लाइन, ये हम खुद बनाते हैं। आपको कहने लगे सर ये गलत है क्या? अरे बिल्कुल ठीक है यार मुझे कुछ नया तो सिखाना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? लाइन पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसमें आप ये मेरे से क्वेश्चन कर सकते थे कि सर आपने x को t लिया, आप y को t ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकता हूँ, तब x की वैल्यू निकाल दूंगा। तो अननोन इसमें एक हो गया। पैरामीट्रिक क्यों है? क्योंकि t क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। t क्या है? एनी रियल नंबर। आप उससे कोई भी रखो, आप t की वैल्यू 1 रखो या 2 रखो, चलो 2 रखा तो क्या मिला? 12/3 4। देखो यार 2 4 इस पर लाई कर रहा होगा, कर रहा है लाई? अरे सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो लाई कर रहा है। तो ये एक अच्छा पैटर्न है। इसके लिए जरूरी नहीं कि x को t लिया जाए, रटने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ है। आप किसी भी x या y में से किसी को t लेट करके दूसरी वैल्यू निकाल लो, और जो देखने में थोड़ी अच्छी लगे, सुंदर लगे, गंदी सी ना है, ठीक है, उसको t लेट कर लो और आपका रिजल्ट। एक पॉइंट लेट करना है, इसमें बड़ा अच्छा तरीका बताया मैंने आपको, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलूँगा क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेट करा सेंटर, और जो कि इस लाइन पे होगा, तो x को मैंने क्या लेट कर लिया बेटा? t, और ऑर्डरली आप बता देंगे y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? y इधर चला जाएगा, तो t - t + 10/3। ये एनी पॉइंट हो गया। आप इसे x1 y1 अल्फा बीटा कुछ भी लेट करें तब भी हो जाता। ये मेरा सेंटर। अब मेरे एम क्या है? केवल t निकालना। अच्छा जी, अभी बताइए, ये इसका मिड पॉइंट है, और अगर कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पे तो मिड बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, सभी को पता है। तो सेंटर से मैंने कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? इसका मिड पॉइंट दिस + दिस/2 यानी कितना आया? बोलो -1। दिस + दिस/2 कितना है बेटा? 7। अब जैसे 90 दिखे तो आपको क्या याद आना चाहिए? m1 m2 -1। तो मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसे सेंटर C कोई DE लेट कर लूँ, तो आप बताइए, और इसे F लेट करूँ, तो EF इस परपेंडिकुलर टू क्या लिख सकता हूँ मैं? AB भी लिख सकता हूँ, AB भी लिख सकता हूँ, FB भी लिख सकता हूँ। तो मेरी इक्वेशन एक बन गई और एक है नोन है। AB लिख देता हूँ, जो तुम कहो, AB कहो, FB कहो, बात एक ही है, गड़बड़ नहीं होने की। हाँ जी, तो m1 m2 का क्या होना चाहिए? -1, क्योंकि 90 है। तो लगा दो जी, इसका स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ, इस एक काम करते हैं, और बड़े लिखते हैं स्लोप ऑफ, एक लिखते हैं EF इंटू स्लोप ऑफ AB।
आप ए बी ले, ए एफ ले, तब भी परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ ई एफ बोलो जी क्या मिलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी प्लस हो जाएगा बेटा, है। और ए बी का स्लोप कितना आएगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 4x2 माइनस प्लस 6 है ना, इक्वल टू -1। अच्छा जी एक चीज़ देखो भाई, इसमें एक गड़बड़ हो रही है, पता क्या, जो कि हो इसको शो गड़बड़ करा देगी। ये 0 बन गया है ना, ये स्लोप क्या बन गया इसका, ए बी का 0 बन गया ना, 7 माइनस 7। तो ये तो लाइन ऐसी हो गई जो क्या है, एक्स एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस के पहला लाइन है। तो मैं तो इसका स्लोप कभी यूज़ इस तरह से कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर मैं इसको 0 बना तो 0 इक्वल टू -1 हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा केस। अरे यार ये कुछ भी बने, ये तो 0 बन रहा है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर इसका स्लोप, इसका मतलब है ए बी का स्लोप कितना बनता है 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि उसका स्लोप क्या बनेगा बेटा 1/0। ऐसे लेते थे तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। अब y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट भी यूज़ हो जाता है बेटा ऐसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/0। 1/0 लेते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे ले जाते हैं, केवल कोऑर्डिनेट पे कर सकते हैं। तो 0 इधर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 -t। तो t की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी -1। तो t आपका -1 बना। एक बार चेक भी करेंगे क्या है बेटा, इससे कोऑर्डिनेट क्या बना सेंटर का -1, और ये कितना बना, और 3, -1 और 3 मिला, ये हमारा सेंटर आ गया ना। और हम कहें अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस भी निकल जाएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ई एफ ई ए निकालो, बोलो कितना बना बेटा, √ y2 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर या नहीं, ये रेडियस हो गई बेटा, है ना। अरे सेंटर से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। कितना बन गया बेटा ये 25 प्लस 16 कितना बैठेगा बेटा 41, ये रेडियस आ गई। अच्छा अगर ये रेडियस है और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा यहाँ से यहाँ तक की, ये भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमें एरिया भी तो चाहिए। ये डिस्टेंस तो ए बी तो नोन है, ए बी निकालो, ए बी कितना बन रहा है बेटा, पहले साइज चाहिए निकाल लेते। ए बी कितना बनेगा, ये बनेगा 10, क्योंकि साथ साथ दोनों सेम है। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, समझ गए कितना हो गया बेटा, ए बी 10। ए बी एक लेंथ आ गई 10, दूसरी लेंथ निकालनी तो ये इसकी डबल ही होगी, क्योंकि ये अगर इतना डिस्टेंस तो ये इसका डबल बनना है। देखिए ध्यान से, क्लियर है। तो ये जो हमारा पॉइंट ई एफ था, ई एफ निकाल लेते हैं। ई एफ से जो भी डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर उसको हम डबल कर लेंगे तो हमें ये वाली साइड या ये वाली साइड मिल जाएगी। तो अब आप ई एफ और निकाल लो। ई एफ बताओ क्या मिला बेटा, 10th का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ये बेटा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कितना मिल गया बेटा, ये तो 0 हो गया, ये 4 16, तो ये 4 मिल गया। ठीक है जी, ये 4 हो गई जी आपका। तो टोटल कितनी हो गई ये 8, और ये कितनी थी भैया अभी निकाली है 10 थी। तो एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 × 10 दैट इज 80 यूनिट स्क्वायर। और सर्कल की क्वेश्चन क्या मिलेगी कि सर x माइनस एल्फा कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। x माइनस एल्फा क्या है सेंटर बेटा -1, तो x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा कितना बेटा 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r कितना निकला था हमारा √41। ये था ना, ये था ना, ये √41 का स्क्वायर यानी कि 41 हो जाएगा, रूट हट जाएगा इससे। तो ये बेटा आपके सर्कल की क्वेश्चन आ गई। चेक कर लीजिए बेटा आप सभी ने किया हो तो। मर्दुल यही आंसर आ रहा है बेटा। आंसर ठीक है ना, यहाँ से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है,
इसलिए मैंने वहाँ से हटा दिया क्योंकि पूरा जीरो हो जाएगा। मैंने कहा इसकी स्लोप जीरो, तो हम क्योंकि एक्स एक्सिस स्लोप हम जीरो लेते थे तो वाई एक्सिस क्या लेते थे 1/0। ठीक है, तो उस तरह से हमने क्वेश्चन कर दिया। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और मैं चाहता तो इसे अल्फा बीटा या एच के लिए ही कर सकता था क्वेश्चन को, पॉइंट को, लेकिन मैंने कहा एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बच्चों सिखाए जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैंने आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सिखाया इसके अंदर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।